सो आज हम कंपनी अकाउंट्स और ऑडिटिंग प्रैक्टिस में कंपनी अकाउंट जो हमारा पार्ट है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है अंडरराइटिंग। ये वर्ड जनरली हमने अकाउंटिंग में सुना हुआ है, यूज में किया हुआ है, लिखने में लाया हुआ है, लेकिन ये होता क्या है, इसको हम डीपली स्टडी करेंगे। अब देखिए, यदि बात की जाए कि बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यानी कोई भी कंपनी जब अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है तो उसको क्या चीज की जरूरत है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फंड। ठीक है, फंड कैसे इकट्ठा किया जाएगा? तो फंड को इकट्ठा करने के लिए कंपनी क्या करती है? आईपीओ लॉन्च करती है। ठीक है, अब आईपीओ लॉन्च करने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आईपीओ एटलीस्ट 90% या उससे ज्यादा सब्सक्राइब होना चाहिए। यानी कि यदि कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया है, आईपीओ जो है वो 90% से लेस सब्सक्राइब हुआ है, अब उसे कैंसिल करना होगा एज पर कंपनी लॉ। और लेस करने के साथ ही कंपनी तमाम जितना डेकोरम किया हुआ है वो सब क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। और इसके अलावा एक चीज और क्या होगी? इसके अलावा एक चीज और ये होगी कि कंपनी की प्रेस्टीज भी, गुडविल भी डाउन हो। तो अब कंपनी ये चाहती है कि जब वो कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करे तो वो आईपीओ जो है वो 100% सब्सक्राइब हो। ठीक है, तो अब आईपीओ लॉन्च करने के लिए जो बेसिक रिस्क है वो है 90% या उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन होना। तो यहाँ पे एक और एंटिटी आती है, एक ऐसा ग्रुप आता है जो कि कंपनी को ये एश्योर करता है, गारंटी देता है कि भाई आप अपना आईपीओ लॉन्च कीजिए, पब्लिक यदि उसको फुली सब्सक्राइब नहीं करती है तो जो भी अनसब्सक्राइब पोर्शन है उसे हम सब्सक्राइब करेंगे, यानी कि वो रिस्क को बियर करने को तैयार हो जाता है। तो ऐसे जो एंटिटी है जिसने ये गारंटी दी है उसे हम बोलते हैं अंडरराइटर्स। ठीक है, और इस प्रोसेस का नाम अंडरराइटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर कहलाएगा। तो यहां पे हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं अंडरराइटर्स और अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स के बारे में, तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एक ऐसा ग्रुप या ऐसी एंटिटी जो कि कंपनी की इस रिस्क को बियर करने को एग्री हो जाता है, उस ग्रुप को हमने क्या नाम बोला? उस ग्रुप को हम बोलते हैं अंडरराइटर्स। और जो बॉन्डिंग हुई है उनके बीच इस रिस्क को बियर करने को लेके उसे हम बोलेंगे अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। और ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे अंडरराइटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। तो हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक अंडरराइटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, हमें एक जनरल मीनिंग में हमें अंडरराइटिंग का मतलब समझ में आ गया है, बट इन अकाउंटिंग के हिसाब से हम देखें, फाइनेंस के हिसाब से हम देखें तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम यह देखें। तो हम देखेंगे आपका मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग क्या है? अंडरराइटिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक तरह का ये एक समझौता होता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? तो ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, यानी बाध्यकारी। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? आपका एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि क्या किया था? रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होती है भाई आपको? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ली जाती है दी जाती है, इसकी दो पार्टी होंगी। पहली कौन सी हो गई आपकी? इश्यूअर कंपनी। ठीक है, जिसने क्या किया है? आईपीओ लॉन्च किया। मान लीजिए कौन सी है? XYZ लिमिटेड है ये। ठीक है, और इसने कितने शेयर इश्यू किए? मान लीजिए 10,000 शेयर इश्यू किए। अब वो ये चाहती है कि पब्लिक जो है उसकी 10,000 शेयर्स को क्या करे? सब्सक्राइब कर ले। ठीक है भाई, और यदि पब्लिक नहीं करती है तो यहाँ पे एक और कंपनी आएगी। मान लीजिए क्या नाम है इसका? कहते हैं इसका नाम माणिक चंद है। ठीक है, क्या नाम है? चंद एंड कंपनी। ठीक है, कोई ऐसी गारंटी देने वाली फर्म है या, ठीक है, जिसने क्या की? गारंटी प्रोवाइड की है। किसको? इनने गारंटी प्रोवाइड की है आपके इश्यूअर कंपनी को कि यदि पब्लिक जो है पूरी तरह से शेयर नहीं लेगी तो बचे हुए शेयर जो भी नहीं लिए गए वो इनके द्वारा लिए जाएंगे। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया गया है किसने? गारंटी देने वाली कंपनी ने। और ये गारंटी किस बात के लिए है? उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए, जो प्राइमरी रिस्क है कि यदि पब्लिक पूरे शेयर नहीं लेगी तो कंपनी का जो आईपीओ है उसे कैंसिल करना होगा। तो यहां पे उस रिस्क को रिड्यूस करने की गारंटी कौन दे रही है? ये कंपनी दे रही है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है किस फॉर्म में? गारंटी के फॉर्म में। जो शेयर या डिवेंचर पब्लिक नहीं लेगी, जिनको पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करेगी, उनको हम सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में आपको? ये
नोट कीजिएगा इसे। तो देखिए, अब हम ये देखेंगे कि अंडरराइटिंग की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इसको नेसेसिटी देते हैं, यानी कि अंडरराइटिंग क्यों नेसेसरी है, हम इसको देखते हैं। तो इसकी नेसेसिटी देखने के लिए हम कुछ जो बेसिक पॉइंट देखेंगे क्या होते हैं। पहला है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। भाई जैसे कि हम जानते हैं कि कंपनी एक्ट में इस बात को इंपॉर्टेंट तरीके से बताया गया है कि कोई भी कंपनी का आईपीओ तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब तक कि उसके शेयर्स 90% या उससे ज्यादा सब्सक्राइब हो। तो हर कंपनी ये चाहती है कि भाई एटलीस्ट 90% तो शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर यदि 70% सब्सक्राइब है तो ऐसे में तो कंपनी की दिक्कत हो जाएगी। तो अब कंपनी ये चाहती है, पहली रिक्वायरमेंट उसकी कि शेयर्स का एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन जरूर हो। दूसरी बात, रिस्क को अवॉइड करना, यानी कि ऐसा रिस्क जो कि कंपनी के पूरे आईपीओ को फेल कर सकता है, उस रिस्क को कंपनी क्या करना चाहती है, दूर करना चाहती है। तो सक्सेसफुली आईपीओ लॉन्च करने के लिए कंपनी ये चाहती है कि उसका आईपीओ प्रॉपरली सब्सक्राइब हो। कंडीशनल अंडरराइटिंग, कंडीशनल का मतलब देखिए यहां पे एक बात याद रखिएगा कि कंडीशन की गई है कि यदि शेयर को नहीं लेती है तो अंडरराइटर्स लेंगे, यानी कि ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर पब्लिक ने ऑलरेडी शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया है तो यहाँ पे अंडरराइटर्स को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं होगी। देन यहाँ पे इस काम के बदले में क्या दिया जाता है, अंडरराइटिंग कमीशन दिया जाता है। और एक और बात कि यहाँ पे जो प्रोसेस है, जो फाइनेंशियल प्रोसेस है वो नेटिंग पे होती है डिपेंड। नेटिंग का मतलब क्या हो गया, सेटअप करना, यानी कि जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी ने मान लीजिए भाई कि 2 लाख रुपए के शेयर्स लिए हैं, ठीक है, और कंपनी 2 लाख के शेयर लिए हैं और उनका जो कमीशन बनता है सपोज कीजिए वो 20,000 बनता है। तो अब कंपनी ने क्या किया है कि अंडरराइटिंग कंपनी 2 लाख के शेयर लिए तो उसे पूरे 2 लाख का पेमेंट नहीं करना है, बल्कि उसे पेमेंट केवल 1,80,000 का करना है, यानी कि अपने कमीशन को वहीं सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह का एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट किया जाता है। इन काम के लिए हमें अंडरराइटिंग की जरूरत पड़ेगी, नोट कीजिएगा इसको भी। अब हम समझेंगे कि इसके बेसिक की टर्म्स क्या हैं, यानी कि कुछ ऐसे टर्म्स जिनका इस्तेमाल अंडरराइटिंग में किया जाता है और आपको अच्छी तरह से अंडरराइटिंग समझने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम की टर्म्स की बात करेंगे तो सबसे पहला आता है आपका अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, ठीक है। तो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के बारे में हम जानते हैं, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट क्या है आपका। तो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो अंडरराइटर्स और आईपीओ लॉन्च करने वाली कंपनी के बीच में किया जाता है, जिसमें कि अंडरराइटर्स कंपनी को क्या देते हैं, गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि हम वो शेयर्स ले लेंगे जो कि पब्लिक नहीं लेगी, ठीक है। और जो गारंटी देने वाले हैं उनको भी हम जान गए कि वो क्या है, आपके अंडरराइटर्स, ठीक है। ये दोनों हमें समझ में आ गए। अब हम देखते हैं आगे अंडरराइटिंग होती कितने तरह की है, यानी कि जो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट है आपका, जो अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये कितने तरह का होता है। तो ये 2 तरह का होता है, ठीक है। कौन सा, एक है कंडीशनल अंडरराइटिंग और दूसरा है फर्म अंडरराइटिंग। कंडीशनल अंडरराइटिंग क्या बोलेंगे हम, कि जैसे नाम पे डिपेंड करता है कंडीशन, यानी कि इसमें साफ साफ ये बात कही जाएगी कि जो शेयर पब्लिक नहीं लेगी वो हम लेंगे, ठीक है। यानी कि पब्लिक ने अगर पूरा शेयर ले लिया तो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। आगे बात समझ में आपको, ये कंडीशनल अंडरराइटिंग है। और फर्म अंडरराइटिंग क्या होती है, अदर देन कंडीशनल, यानी कि प्राइमरी फैक्टर्स यहाँ पे ये होता है कि जो पब्लिक नहीं लेगी ये तो उसके अलावा आपको दिए जाएंगे। यानी कि कंपनी जब कोई शेयर इश्यू करती है तो पहले से एक पार्ट अंडरराइटर्स के लिए क्या है, इश्यू कर देती है। 10% 20% वो उनको लेना ही है, कंपलसरी लेना ही है उनको। इसके बाद बचे हुए शेयर जो है वो उनको दिए जाएंगे। देखिए हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कंडीशनल अंडरराइटिंग में, जैसे मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए हैं, ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक ने कितने शेयर लिए हैं, मान लीजिए 9,000 लिए हैं केवल। तो अब बचे हुए कितने हैं, बैलेंस जो बचा है अब कितने हैं, ये पब्लिक ने लिए हैं, ठीक है। तो बचे हुए कितने, 1,000 शेयर, ये इनको पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गई कंडीशन ए। और अब कंडीशन बी हम बनाते हैं यहाँ पे कि यदि मान लीजिए 10,000 शेयर इश्यू किए और पब्लिक ने पूरे 10,000 ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो अंडरराइटर की लायबिलिटी जो है, बैलेंस कुछ भी नहीं है, तो अंडरराइटर की लायबिलिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो ये कौन सी अंडरराइटिंग है आपकी, कंडीशनल। और इसी बात को अगर आप देखेंगे फर्म अंडरराइटिंग के फॉर्म में, तो फर्म अंडरराइटिंग के फॉर्म में क्या बात आएगी कि यहाँ पे कंपनी पहले ही उन्हें एक शेयर दे देगी, यानी ये 10,000 शेयर है तो कंपनी ने क्या किया, 2,000 शेयर
आपके अंडर राइटर्स को दे दी तो बचे कितने हैं पब्लिक के लिए? अब तो पब्लिक के लिए मान लीजिए 8000। अब यदि पब्लिक पूरे 8000 ले लेती है तो इनकी लाइबिलिटी कितनी? केवल 2000 की है। और मान लीजिए पब्लिक ने क्या की, 8000 में से केवल आपके 7000 लिए हैं, ठीक है, तो अभी यहाँ पे और कितने बच गए आपके? 1000। यानी कि अब अंडर राइटर्स को कितने शेयर लेने होंगे? तो अंडर राइटर्स को यहाँ पे अब टोटल शेयर जो लेने होंगे वो कितने हो गए? 2000 ये और 1000 ये। आगे बात समझ में आपको? तो ये किस में आएगा? फर्म अंडर राइटिंग में। यानी फर्म अंडर राइटिंग में उन्हें पहले ही शेयर लेना पड़ते हैं, और जो पब्लिक अगर नहीं लेती है तो वो भी लेना होंगे। यानी फर्म अंडर राइटिंग कंडीशन में उनकी लायबिलिटी कितनी हो जाएंगी? 2 बार आ जाएंगी आपकी, ठीक है। इसी बात को हम आगे देखेंगे कि क्या बात रहेगी आपकी, जो कंडीशन लायबिलिटी में आती है उसे हमने क्या कहा? नेट लायबिलिटी कहते हैं, जो उनको लेना है। और लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक बात हो रही कि उनको अदर देन अपनी फर्म अंडर राइटिंग के बाद भी शेयर लेना पड़े, तो नेट लायबिलिटी टोटल लायबिलिटी। और ग्रॉस लायबिलिटी क्या होगी आपकी? तो ग्रॉस लायबिलिटी जब एग्रीमेंट किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा राइटर्स के बीच, तो उनको जो लायबिलिटी इश्यू की जाती है वो कौन सी लायबिलिटी होती है? उनकी ग्रॉस लायबिलिटी कहलाएगी। अब एक और चीज आपको यहाँ पे हमें दो बातें और समझना है, मार्क एप्लीकेशन और अनमार्क एप्लीकेशन। ऐसे शेयर जो कि पर्टिकुलर अंडर राइटर्स की सील के अंडर में इश्यू किए गए हैं, यानी कि उनके थ्रू पास होकर आए हैं, तो वो मार्क एप्लीकेशन कहलाएंगी। और कई बार क्या होता है कि पब्लिक डायरेक्टली कंपनी को भी शेयर्स डिस्पैच कर देती है, तो ऐसे जो डायरेक्ट मिले हैं कंपनी को उन्हें हम किस नाम से जानेंगे? अनमार्क एप्लीकेशन के नाम से जानेंगे। हालांकि कंपनी क्या है, अनमार्क एप्लीकेशन को भी ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में अंडर राइटर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। और अब एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें यहाँ पे जब अकाउंटिंग हम करेंगे तो फाइंड क्या करना है? तो देखिए हमें फाइंड करना है यहाँ पे नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स, कि किसी भी अंडर राइटर की नेट लायबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। और नेट लायबिलिटी के फॉर्म में अगर एक और बात देखिए कि हम अगर मान लीजिए उन्होंने फर्म अंडर राइटिंग भी की है तो हमें एक और लायबिलिटी कौन सी निकालनी पड़ेगी? उनकी टोटल लायबिलिटी, ठीक है, नोट कीजिएगा इनको। अब हम देखेंगे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे क्या काम करना होता है। तो अकाउंटिंग के पर्पज से हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स, ओके। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम बनाते हैं एक स्टेटमेंट, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अंडर राइटर्स लायबिलिटी, ओके। चलिए बनाते हैं हम इसे। देखिए हम यहाँ पे जो अंडर राइटर्स की लायबिलिटी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? स्टेप 1 में हम जो लिखेंगे वो है आपका ग्रॉस लायबिलिटीज, यानी कि हम इसमें लिखेंगे वो नंबर ऑफ शेयर जो कि अंडर राइटर्स को प्रोवाइड किए गए जाएगा। सबसे पहले हमें ये लिखना है कि मान लीजिए कंपनी के 1 लाख शेयर हैं, ठीक है। अब 1 लाख शेयर को कंपनी ने 3 अंडर राइटर्स से इनको 50-25-25% में दिया हुआ है, या इक्वल दिया हुआ है, या जो भी रेशियो है 2:1:1, या जो भी पार्ट है हम उसमें ले लेंगे। इसमें से हम क्या करते हैं, फिर स्टेप 2 हम माइनस करेंगे फॉर्म अंडर राइटिंग, ठीक है। यानी ऐसे शेयर जो कंपनी को कंपलसरी लेने हैं वो हम यहाँ पहले ही माइनस कर देंगे। अच्छा एक बात याद रखिए, ये स्टेप ऐसा है, अगर ये दिया है तो आप नोट कीजिए, और नहीं दिया तो आप इसको मत लिखिए, ठीक है। तो जब हम इसमें से क्या ग्रॉस लायबिलिटी में माइनस कर देंगे फॉर्म अंडर राइटिंग, तो जो बचेंगे शेयर्स उसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे नंबर 3 है वो आपका बैलेंस लायबिलिटी, ठीक है। जो भी पार्ट रहेगा वो बैलेंस लायबिलिटी का आ गया। अब इस बैलेंस लायबिलिटी में से हमें क्या करना है? वो आइटम अपना माइनस करेंगे हम क्या? मार्क एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन का मतलब क्या बताया था कि वो शेयर जो अंडर राइटर्स की सील के अंडर में है हम उनको माइनस करेंगे, ठीक है। अब क्या बचेगा? अब जो बचेगा हमारे पास उससे हम क्या कॉल करेंगे? नंबर 5 बैलेंस लायबिलिटी, ठीक है। हमने बैलेंस लायबिलिटी लिखा। चलिए अब इसके बाद यहां पे बैलेंस लायबिलिटी जब आएगी तो हम यहाँ पे नंबर 6 स्टेप में क्या लेके आएंगे? आपके अनमार्क एप्लीकेशन। अनमार्क एप्लीकेशन कैसे आएगी आपकी? तो जो आपके टोटल शेयर रिसीव हुए यानी कि जो एप्लीकेशन रिसीव है आपकी, इसमें माइनस करेंगे हम क्या?
मार्क एप्लीकेशन तो जो बचेंगे वो क्या हो गए आपके अनमार्क। और अनमार्क एप्लीकेशन को कैसे बांटा जाएगा उनके रेशियो में, जो उनकी लायबिलिटी वाली है उस रेशियो में हम बांट देंगे। ठीक है, तो अनमार्क को हम जब बांट देंगे यहाँ पे, है ना, बैलेंस में से हमें क्या माइनस करना है, आपका अनमार्क एप्लीकेशन को माइनस करना है। तो यहाँ पे अब क्या होता है, अनमार्क एप्लीकेशन को बांटने के बाद जो बैलेंस बचता है आपका, जो आपका बैलेंस लायबिलिटी बचा है, तो यहाँ पे बैलेंस आने की कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि किसी अंडर, यानी कि किसी अंडर राइटर के पास क्या होता है, उसकी लायबिलिटी से ज्यादा के शेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बाय है, सपोज कीजिए कि इसकी लायबिलिटी जो निकली थी आपकी 500 शेयर्स के लिए निकली थी, लेकिन अनमार्क एप्लीकेशन देने के बाद में यहाँ पे एक्सेस आ गया, यानी इसके पास कितने बैलेंस बचा है, माइनस में 200 है, यानी ये अपनी लायबिलिटी से ज्यादा के शेयर्स को बियर कर चुका है। तो जो एक्सेस आया है यहाँ पे, मान लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यदि कोई एक्सेस लायबिलिटी आती है तो उसको बाकी अंडरराइटर्स को क्या किया जाएगा, उनके रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, दो के पास है तो उन दोनों की लायबिलिटी को ट्रांसफर किया जाएगा, एक के पास है तो उसे एक को किया जाएगा। अब ये एक्सेस को बांटने के बाद जो बचेगा आपका स्टेप नंबर 7, वो है आपकी नेट लायबिलिटी। ठीक है, ये आपका आंसर है। आगे बात समझ में आपको, तो आपको निकालना क्या था यहाँ पे, आपको निकालना है यहाँ पे नेट लायबिलिटी। तो कैसे आएगा आपका वो आंसर, तो वो जो आंसर आएगा आपका वो ऐसे आएगा। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, ग्रॉस लायबिलिटी यानी जो उनका रेशियो है उस रेशियो में आपने वो टोटल शेयर्स को बांट दिया है। देन इसके बाद आपने क्या काम किया, फर्म अंडरराइटिंग यदि है तो ये याद रखिएगा, ये अगर ये नहीं है तो आपको इस पॉइंट को हटा देना है। तो करेंगे, जो बचेगा वो बैलेंस लायबिलिटी है। फिर आप इसमें क्या माइनस करेंगे, मार्क एप्लीकेशन जो अंडरराइटर्स की कॉमन सील के अंडर में से है। फिर जो बैलेंस लायबिलिटी है आपकी, उसमें से आपको माइनस करना अनमार्क। वो अनमार्क एप्लीकेशन बांटने के बाद ही आपको एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करना होता है कि किसी अंडरराइटर के पास यदि उसकी लायबिलिटी से ज्यादा के शेयर्स आ जाते हैं तो उन एक्सेस को बाकी अंडरराइटर्स को उनके रेशियो में ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसका। और उसको ट्रांसफर करने के बाद जो बचेगा वो नेट लायबिलिटी है। अच्छा, यदि मान लीजिए कि उनके पास यदि एक्सेस नहीं आता तो जो बचा है वही नेट लायबिलिटी है। तो ये पहला आंसर है आपका। ये कौन सा आंसर है, पहला आंसर। भी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमें कैलकुलेट क्या करना होता है, नेट लायबिलिटी या टोटल लायबिलिटी। तो नेट लायबिलिटी तो आपकी समझ में आ गई है। अब यदि आप क्या करते हैं कि इस स्टेप पर, यानी मान लीजिए कि यहाँ पे नेट लायबिलिटी निकालना है तो आपका काम हो गया है, लेकिन मान लीजिए कि आपसे उन्होंने कहा टोटल लायबिलिटी भी निकालना है आपको, तो इस स्टेज पे आपको क्या काम करना होगा कि यदि फर्म अंडरराइटिंग भी है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 8 आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे फर्म अंडरराइटिंग। ठीक है, आप इसमें प्लस करेंगे फर्म अंडरराइटिंग, तो जो आपका अमाउंट आएगा तो प्लस करने के बाद वो हो जाएगा आपका टोटल लायबिलिटी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका टोटल लायबिलिटी, यानी कि आंसर नंबर 2। तो आपके कुल मिला के कितने आंसर निकलने होते हैं, 2 आंसर होते हैं। एक होता है नेट लायबिलिटी का, एक होता है टोटल लायबिलिटी का। तो पेपर में आपसे नेट लायबिलिटी तक ही पूछ सकते हैं या टोटल लायबिलिटी पूछ सकते हैं। तो टोटल लायबिलिटी कब आएगी आपकी, जब नेट लायबिलिटी में आप फर्म अंडरराइटिंग ऐड करेंगे जो पहले आपने माइनस किया था। तो लेकिन जिस क्वेश्चन में अगर फर्म अंडरराइटिंग नहीं है तो वो क्वेश्चन केवल नेट लायबिलिटी तक ही रहता है। आई बात समझ में आपको इतनी। ठीक है, आप अच्छी तरह इसको कंसिडर कर लें, हम इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे अपना। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर सभी चीजों को समझ लिया है। यानी हमने ये समझ लिया कि अंडरराइटिंग क्या होती है, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट क्या होता है, और इसमें कितनी पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, इसकी नेसेसिटी क्या होती है। इसके अलावा बेसिक की टर्म हमने वो भी समझ लिए हैं। अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मेट देखा, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने जो स्टेप समझी थी, उन्हीं स्टेप्स में हमें यहाँ पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है आपका। तो एबीसी लिमिटेड है जिसने 40,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं, और यहाँ कितने अंडरराइटर हैं, तो यहाँ पे 3 अंडरराइटर हैं जिनको अपॉइंट किया अंडरराइटिंग। तो यहाँ पे हमें अंडरराइटिंग दे दी गई है। तो जो अंडरराइटिंग दी गई है वो कैसी दी गई है, तो देखिए 40,000 शेयर्स को जो बांटा गया है वो बांटा गया है, देखिए आपका 24,000, 10,000 और आपका 6,000। तो टोटल मिला कितने से हो गए आपके 40,000 शेयर हो गए। अब यहाँ एक बात और देखिए कि अंडरराइटर्स को क्या कहा गया है कि फर्म अंडरराइटिंग के लिए भी कहा गया है। तो आप एक बात याद रखिए कि फर्म अंडरराइटिंग जब भी दी जाएगी आपको पहले इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो फर्म अंडरराइटिंग कितनी है एक्स के लिए, तो एक्स की फर्म अंडरराइटिंग है आपकी 3200 शेयर्स की। वाई के लिए कितने शेयर्स हैं आपके 4000 शेयर्स हैं, और जेड के लिए कितने 1200 शेयर्स हैं। यानी टोटल ऑफ की जाए
तो कुल मिला के आपके कितने 8,200 शेयर्स। ठीक है, ये क्या हो गए आपके फर्म अंडरराइटिंग के लिए हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कंपनी ने कितने शेयर रिसीव किए, तो कंपनी ने रिसीव किए हैं यहाँ पे 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, यानी फर्म अंडरराइटिंग के अलावा, यानी वो इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ मार्क कैपिटल नहीं है आपकी, टोटल मिला के मार्क कैपिटल की बात आ रही है, तो मार्क कैपिटल है एक्स की कितनी 4,000, वाई की कितनी 5,000, जेड की कितनी है आपकी 2,000। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो यानी कि टोटल मार्क कैपिटल जो है वो कितनी है आपकी, वो है 11,000। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको मेन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है, अनमार्क एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन आई है वो कितनी आई है आपकी, टोटल एप्लीकेशन आई है 20,000। ठीक है, और इसमें हम माइनस कर देंगे क्या, मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क कितनी हो गई आपकी 9,000। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया है यहाँ पे, आपसे बोला गया है यहाँ पे क्या कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो आपको कैलकुलेट करना है उनकी अंडरराइटर्स की लायबिलिटी एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या बात ध्यान देनी है, आपको ध्यान देना है कि अब फर्म अंडरराइटिंग भी, तो आपको टोटल लायबिलिटी भी निकालनी होगी। ठीक है, चलिए करते हैं, कैसे करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए आएंगे आप, चलिए जो हमने समझा उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे इसको। ठीक है, बाकी कॉलम का हमें पता है कि ये कॉलम किसका है आपका टोटल, और ये आपका पर्टिकुलर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे ग्रॉस लायबिलिटी। तो ग्रॉस लायबिलिटी कितनी दी गई थी अंडरराइटर्स को, 24,000। ठीक है, 10,000 और 6,000, टोटल करेंगे कितना हो जाएगा टोटल आपका 40,000। आगे समझ में इतना। चलिए अब इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से हमें माइनस करना है आपका फर्म अंडरराइटिंग। तो फर्म अंडरराइटिंग कितनी है हमने देख लिया, फर्म अंडरराइटिंग आपको एक्स के लिए कितनी दी गई है 3,200। ठीक है, वाई के लिए कितनी दी गई है आपकी 4,000, और जेड के लिए कितनी दी गई है आपकी, जेड के लिए आपको दी गई है 1,200। ठीक है, कितना बचेगा आपको, यहाँ जो बैलेंस लायबिलिटी आएगी आपकी, अब बैलेंस लायबिलिटी कितनी बचेगी हम वो देख लेंगे। माइनस करेंगे हम, इसमें कितना बचेगा आपका 20,800। ठीक है, इसमें 6,000 इसके लिए 4,800। ठीक है, टोटल हम बाद में लगा देंगे। चलिए अब इसमें से हमें क्या माइनस करना है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से हम माइनस करेंगे आपको मार्क एप्लीकेशन। तो मार्क एप्लीकेशन कितनी थी आपकी, ये दी हुई है 4,000, 5,000 और 2,000। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या है, यहाँ देखेंगे हम बैलेंस लायबिलिटी कितनी बचेगी इसकी 16,800। ठीक है, इसके लिए देखेंगे 1,000, और इसके लिए कितना है आपकी 2,800। आगे बात समझ में आता है। चलिए अब इसमें से हमें क्या माइनस करना है आपको, ध्यान देंगे। तो इसमें से हम माइनस करेंगे अब आपको अनमार्क एप्लीकेशन। ठीक है, अनमार्क एप्लीकेशन कैसे आएगा, अनमार्क एप्लीकेशन जो आएंगी आपकी, ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें से हम अनमार्क एप्लीकेशन। तो टोटल हमारे पास एप्लीकेशन कितनी थी 20,000, माइनस हमने क्या किया, माइनस किया 11,000, तो अनमार्क एप्लीकेशन कितनी 9,000 की। ठीक है, तो 9,000 को हम बांट देंगे उनके, जो लाइबिलिटी का रेशियो था इसको आप बना लीजिए लाइबिलिटी का रेशियो। तो ये कितना बनेगा आपका, घटेगा अनमार्क 9,000 को आप 24, 10 और 6, यानी कि 20 और 6 को हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3, 5, 12, यानी कि 12:5:3 के रेशियो में अपन 20 कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम अनमार्क एप्लीकेशन को बांटेंगे, तो कैलकुलेट करते हैं हम, इसके लिए आएंगे 5,400
ठीक है। देन y के लिए कितने आएंगे आपकी 9000 इंटू हम इसको देंगे 5/20, तो ये है 2250 और इसको हम देंगे इंटू 3/20, तो ये 3050। ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे यदि, तो जब बात आएगी अब किसकी, अब बात आती है यहाँ पे बैलेंस लायबिलिटी की। ठीक है, देखिएगा, तो हमने यहाँ लिखा बैलेंस लायबिलिटी, तो बैलेंस लायबिलिटी की बात आएगी तो इससे हम माइनस करेंगे जब, तो ये कितना है 400, देन यानी एक्स की लायबिलिटी कितनी बच रही है अब आपकी 11400, बाई की लायबिलिटी देखिए आपका 1250 नेगेटिव हो गई। यानी कि यहाँ पे हमें समझने वाली बात क्या है कि बाई की बैलेंस लायबिलिटी बची कितनी थी 1000 शेयर्स की, जब अनमार्क एप्लीकेशन इसे डिस्ट्रीब्यूट की गई तो वो कितनी आई अनमार्क एप्लीकेशन में से दी गई है तो कितनी आई है 2250 यानी 2250, तो ये इसकी लायबिलिटी ज्यादा है। तो इसके बाद कितनी एक्सेस एप्लीकेशन आ गई 1250, और आप गेट की एप्लीकेशन देखिए कितनी बची है आपकी 1450। ठीक है, तो इनकी तो लायबिलिटी बची है, लेकिन अब यहाँ पे बाय के पास एक्सेस लायबिलिटी आ गई है। एक्सेस लायबिलिटी कैसे है कि भाई उसको जो बियर करना है केवल 1000 शेयर्स को, लेकिन उसके पास 1250 शेयर्स ज्यादा आ गए, तो इसे क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया था, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना होता है। तो जो एक्सेस है, ठीक है, वाई ट्रांसफर टू एक्स एंड जेड, तो एक्स और जेड को जो उनका रेशियो थे कितने 12 और आपका 3, इस रेशियो में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 1250 1250 को डिवाइड कर देंगे एक्स को और जेड को। ठीक है, इनका रेशियो हमें बांट देते हैं, कितना रेशियो बनेगा 12/15 और 3/15 में। ठीक है, बांट दीजिए, तो 12/15, तो इसे कितने शेयर मिलेंगे आपके, तो इसके पास जो शेयर आएंगे आपके एक्सेस कितने 1000। ठीक है, ठीक है, और इसके पास कितने आएंगे 250। अगली बात समझ में, हमने इसको डिवाइड किया, तो अब जो बचेगा आपका यहाँ पे वो क्या बचेगा, ये है बैलेंस नेट लायबिलिटी, कितनी आ रही है इसकी 10,400, इसकी कितनी हो गई है जीरो। ठीक है, क्योंकि एक्सेस है, और इसकी कितनी बचेगी आपकी 1200। ठीक है, अगली बात समझ में आपको, तो 10,400 इसकी लायबिलिटी है और इसकी कितनी है आपकी 1200, ये इनकी नेट लायबिलिटी। तो ये आपका हो गया पहला आंसर। ये कौन सा आंसर है आपका, ये है पहला आंसर। ठीक है, तो अब आपको निकालना है, क्या टोटल लायबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था, टोटल लायबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या काम करना होगा, टोटल लायबिलिटी यदि आपको निकालना है तो आप एक काम ये करेंगे, ये पहला आंसर हो गया आपका, और दूसरा आंसर आप क्या करेंगे जिसमें आप एड कर देते हैं वापस, क्या फर्म अंडर राइटिंग। ठीक है, तो फर्म अंडर राइटिंग कितनी थी आपकी, फर्म अंडर राइटिंग थी आपकी 3200, 4000 और 1200। तो अब क्या आ जाएगा आपके पास, अब आ जाएगा आपके पास टोटल लायबिलिटी, मतलब आपका दूसरा आंसर कितना, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो कितना बचेगा 15,600, इसकी कितनी रहेगी केवल 4,000, और इसकी कितनी हो जाएगी आपकी 2400। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपने इसमें कितने आंसर निकाले, दो आंसर हैं आपके, एक क्या निकला है आपका नेट लायबिलिटी, क्या निकला है टोटल लायबिलिटी का। आगे बात समझ में आपको ये, ठीक है। चलिए, तो इसको हम दोबारा समझते हैं, जब तो हम अब टोटल भी लिख लेंगे अपना, तो क्वेश्चन देखते हुए कर लेते हैं आगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या हमारा, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि आपकी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपने कितनी 40,000 थी, हमें समझ में आ गया था। ठीक है, अब हमने फर्म टोटल कहते हैं, कितनी है फर्म अंडर राइटिंग आपकी, तो फर्म अंडर राइटिंग टोटल है आपकी 437,800। ठीक है, जब इसमें से माइनस कर देंगे तो बैलेंस कितना बचेगा आपका 20,800 प्लस 6,000 प्लस 4,800, 31,600। ठीक है, ये बैलेंस है आपका। अब क्या इसने माइनस किया तो मार्क एप्लीकेशन कितनी है मार्क आपकी 11,000,
तो बैलेंस कितना बचेगा? 20,600, ठीक है। यदि आप इसका टोटल करेंगे तो वही आएगा, देखिए कर लेते हैं। 16,800 प्लस आपने क्या किया, 1,000 प्लस 2,800, ठीक है, वही है। अब आपने अनमार्क कैपिटल को बांटा था, तो अनमार्क कितनी थी आपकी, टोटल कर लेंगे इसको, तो ये है 9,000, ठीक है। दोबारा टोटल कर लीजिए चाहे तो, 5,400 प्लस 2,250 और प्लस 1,350, ठीक है। तो अब बैलेंस कितना बचा आपका, बैलेंस आप इसका कर लेंगे या वहां से कर लेंगे, तो 20,600 माइनस 9,000, तो कितना, 11,600, ठीक है। आप फिर से कर लेंगे यदि इसको, तो देखिए कितना आएगा, 11,400 प्लस 1,450, तो ये माइनस में, तो माइनस करेंगे इसको कितना, 1250, 11,600 आएगा, और इसमें हमने एक्सेस को बांटा, 1250 को माइनस कर दिया हमने, ठीक है। तो कितना बचेगा भाई, 11,000, ये तो यहीं पे माइनस हो गया है, इंटर माइनस, तो आपका बैलेंस क्या बचेगा अब, ठीक है। तो 11,600 दोबारा करेंगे तो यही आपकी नेट लायबिलिटी है, ठीक है। आंसर आ गया पहला। दोबारा से करें हम इसको, ये 10,400 प्लस 3,200, ये 13,600 आएगा, इसी वजह से क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है। प्लस 4,000 प्लस 2,400, 20,000, ठीक है। ये कितनी थी आपकी फर्म रेटिंग, आपने ऐड किया था तो 8,400, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा। और वैसे भी आपको जब 40,000 आपने शेयर्स पब्लिक को इश्यू किए थे, पब्लिक से आए कितने, 20,000, को उनको कितने लेने हैं, 20,000 लेने थे, जो कि अदर देन थे आपके। आगे बात समझ में आपको। तो इस तरह से आपको ये ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन में जब भी आपसे पूछा गया है तो आपको उसको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना है। जिस स्टेप से आप उसे सॉल्व करेंगे तभी आपका क्वेश्चन एक सिस्टमेटिक तरीके से होगा। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यदि फर्म अंडरराइटिंग नहीं होती तो आप इस पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, जब इसको यहाँ पे इग्नोर करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं बचेगी। तो कई ऐसे आते हैं जिसमें फर्म अंडरराइटिंग नहीं होती है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। फर्म अंडरराइटिंग आएगी तो आपको टोटल लायबिलिटी निकालना होती है, और जब फर्म अंडरराइटिंग नहीं होती है तो आपको केवल नेट लायबिलिटी निकालना है। देखिए इसी क्वेश्चन को आपने यहाँ समझ लिया अभी अच्छे से, ठीक है। आप चाहें तो एक बार और क्वेश्चन को देख सकते हैं, यदि आपको समझ ना हो तो हमने स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले क्या किया है, हमने टोटल लायबिलिटी लिखी है उनकी, जो भी उनको लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। देन इसका हमने क्या माइनस किया, उनकी फर्म अंडरराइटिंग जो दी हुई है वो माइनस की, तो हमारे पास बैलेंस लायबिलिटी आ गई है। और जब इस बैलेंस लायबिलिटी में को हमने देखा तो हमने क्या बांटा था, अपनी अगली स्टेप में हमने देखा मार्क कैपिटल बांट देंगे, और मार्क को जब हमने बांटा तो क्या आ जाएगा आपका, मार्क कैपिटल बांटेंगे तो अब आ जाएगा हमारे पास क्या, आपका बैलेंस लायबिलिटी। इसमें से माइनस करें अनमार्क, तो अनमार्क कैसे आएगी, जब टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई में से माइनस करेंगे मार्क एप्लीकेशन। और जब किसी, अगर मान लीजिए एक्सेस आता है तो उसको बाकी पार्टनर को बांट दिया जाता है, यदि मान लीजिए कि एक्सेस नहीं है तो बांटने की जरूरत नहीं है, फिर जो बचेगा वही नेट लायबिलिटी हो गया है आपका, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या काम किया, आपने जो एक्सेस को बांटने के बाद जो बचेगा वो नेट लायबिलिटी, ये पहला आंसर है। और यदि इसमें आप फर्म राइटिंग ऐड कर देते हैं तो ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छी तरह समझ में आ गया आपको। अब आपको एक काम करना है कि आपको एक अपना होमवर्क करना होगा। होमवर्क के लिए आपका ऐसे ही क्वेश्चन है, देखिए जो मैंने आपको ये दिया है, लेकिन एक बात आप ध्यान देंगे, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए, इसमें हम देखते हैं एम लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 2021, और उन्होंने 2,50,000 इक्विटी शेयर्स को अप्लाई किया हुआ है, और ये एबीसीडी 4 डायरेक्टर्स हैं, 1,75,000, 50 और 25। एप्लीकेशन कितनी हुई है, 2,25,000 की, ठीक है। और इसमें मार्क कैपिटल कितनी है, 1,10,000, 45, 55, 5,000। आपको मार्क कैपिटल को बांटना है उनके रेशियो में, यानी यहाँ कहीं फर्म अंडरराइटिंग नहीं दी गई है, तो फर्म अंडरराइटिंग नहीं है तो आपको उस पॉइंट को क्या करना है, स्किप कर देना है। आगे बात समझ में, तो इसमें आपको क्या क्या निकलेगा, आपका केवल केवल आपको निकालना है अंडरराइटर्स की नेट लायबिलिटी, यही आपका रहेगा। आया समझ में आपको, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन करके इसका आंसर भेजेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड बाय।